नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों आपके लिए एक नया इनिशिएटिव मैंने एकदम शुरुआत से शुरू कर दिया है। पूरी एनालिसिस मैंने कल आपको दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो ये संविधान सभा से शुरू करेंगे, क्योंकि संविधान बनने का निर्माण और सभा, इससे अभी तक 24 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अभी तक हर पेपर में मिला देंगे तो प्रीवियस ईयर में। और संविधान से आपको पता है कितने प्रश्न आने हैं संविधान से। तो संविधान से आप ये मानिए 16 जो है आपके मतलब 16 प्रश्न पूछे जाने हैं। कितने? 40 में से 16 प्रश्न तो आपके संविधान के होंगे। 16 प्रश्न संविधान के मतलब हो गया ये 40 नंबर का है। तो काफ़ी अच्छा वेटेज है इसका। तो इसके एक एक पॉइंट को जितना बताऊंगा अगर आप उतना कर लेंगे, गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ, एक भी सवाल गलत नहीं होगा आपका। तो आइए इसको शुरुआत से एकदम देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए मूल विधि के आपके 5 से 6 ही क्वेश्चन आते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन के लिए अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू टेस्ट भी लगा लेंगे तो हो जाएगा। मूल विधि के लिए इतना परेशान ना हो कि पूरी पूरी किताब पढ़ो। तो सबसे पहले संविधान सभा जो है इसको देखते हैं। देखिए 1934 जब हमारे देश में आज़ादी की डिमांड हो रही थी कि हमें आज़ादी चाहिए, तो आज़ादी तो मांगी जो एम एन रॉय, इन्होंने कहा आज़ादी तो ले रहे हो पर देश को चलाओगे कैसे? अंग्रेजों के कानून से। तो पहले कुछ अपना संविधान होना चाहिए। तो सबसे पहले ये डेट आपको याद रखनी है 1934, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एम एन रॉय जो थे कम्युनिस्ट लीडर थे, ये एम एन रॉय, इन्होंने कहा कि भैया संविधान सभा बननी चाहिए जिससे हम लोग अपना संविधान बना सकें। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है यानी संविधान सभा है, इसकी सबसे पहले मांग किसने करी थी? 1934 में एम एन रॉय ने। ये डेट एकदम नोट कर लो। फिर जैसे ही एम एन रॉय ने डिमांड उठाई 1935 में, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कहा हाँ बात तो सही है यार। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उन्होंने भी ऑफिशियली डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, पहली बार, है ना। तो एम एन रॉय ने करी 1934 में और कांग्रेस ने करी 1935 में। इसके बाद फिर 1938, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहर नेहरू जी ने घोषणा कर दी कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान है उसका निर्माण जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा होगा। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो बनाई जाए। उसके जो मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर, जैसे एमपी है लोग हैं ना, आज संसद के जो मेंबर है जनता द्वारा चुने जाते हैं, ऐसे ही कहा कि जो जो यहाँ के मेंबर होंगे वो चुनाव के आधार पर चुने जाएंगे, वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इन्होंने ये बोला। पर हालांकि आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब ऐसे समझो जैसे उस टाइम भारत था, भारत में जो 11 प्रोविंसेस थी, ठीक है, 11 प्रोविंसेस थी। अब उन 11 प्रोविंसेस में उनके जो सदस्य थे, 11 प्रोविंसेस के चुने हुए सदस्य, वो वोट देंगे किसको? संविधान सभा में चुनने के लिए। और इन 11 प्रोविंस के सदस्यों को चुना है जनता ने, अब ये चुनेंगे इसको। तो इसलिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी ये। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 1934 एम एन रॉय, 1935 कांग्रेस, 1938 जवाहरलाल नेहरू। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव जो आया, अगस्त ऑफर जिसको बोलते हैं, ये डिमांड जो है वो स्वीकार कर ली गई कि ठीक है जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण करेंगे, अंग्रेजों ने कहा। तो आपको कितनी डेट याद रखनी है? 1934, फिर 1935, फिर 1938, 1940, ऐसे क्रोनोलॉजी मामला चल रहा है। अब इसके बाद आप देखेंगे 1940 के बाद आता है एक 1942 में क्रिप्स मिशन, है ना। ये डेट भी आपको याद रखनी, क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन में क्या था? देखिए स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो इसके सदस्य थे, ब्रिटिश सदस्य थे जो, वो आते हैं भारत में एक स्वतंत्र संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रारूप लेके, है ना। और इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। तो क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में। कब आता है? 1942 में, याद रखिएगा इसको। फिर आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, क्योंकि क्रिप्स प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है बाय मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग है वो रिजेक्ट कर देती, कहती है हमें 2 संविधान सभा चाहिए। क्या चाहिए? 2 संविधान सभा। इसके बाद फिर फाइनली एक कैबिनेट मिशन सेंड किया जाता है भारत में, जो ये भी क्या करता है, 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। तो क्या क्या आपको क्रोनोलॉजी से समझ लो एक बार फिर से। 1934 में सबसे पहले एम एन रॉय ने डिमांड करी, फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड करी कांग्रेस के बिहाफ में, फिर 1940 में अगस्त ऑफर के थ्रू इसको अपना लिया गया, 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया जिसने 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया रिजेक्ट कर दिया। फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान आया, इसने भी 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मामला रिजेक्ट किया और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इस्टेब्लिश किया। तो ये डेटें आपको एकदम रटी होनी चाहिए, ऐसे नोट कर लो कहीं। फिर उसके बाद जो डेट आपको याद रखनी है कि कैबिनेट मिशन योजना जो है, कैबिनेट मिशन प्लान, इसके द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनती है? नवंबर 1946 में बनती है। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही बनती है ये, है ना, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर
नवंबर 1946। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, ठीक है, नवंबर 1946। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा जो थी उसमें टोटल सदस्यों की संख्या थी 389। कितनी थी? 389, जिनमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश भारत के सदस्य थे, 93 देसी रियासतों के। इसका मतलब क्या है, जैसे पूरा भारत था उस टाइम ब्रिटिश भारत मतलब जैसे राज्य आज है ना वैसे राज्य मान लो, और रियासतें मतलब जैसे यूटी मान लो जहाँ राजा लोग थे, पर रूल जो था वो क्राउन का ही था पर राजा चलाते थे। तो ब्रिटिश भारत और रियासतों से 389 सदस्य लिए गए, ठीक है। और ये जो 296 थे, 296 से 292 सदस्य 11 राज्यपालों के प्रांत से थे और 4 मुख्य आयुक्त के, यानी 11 गवर्नर की प्रोविंसेस से थे और 4 चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस से। मतलब पूरा ब्रिटिश भारत ये समझ लो जो था उसमें 11 प्रोविंसेस थी, तो उनसे ले लिया हमने 292 सीटें। 4 एक तरह से यूटी थी, उससे ले लिया हमने चीफ कमिश्नर की प्रोविंस से। 93 जो देसी रियासतें थी राजाओं की, होलकार, सिंधिया, जिन सब की ऐसे, वहाँ से ले लिया। तो टोटल 389 सदस्य थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये याद रखो सीटें जो थी वो जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती हैं। एक सीट 10 लाख लोगों पे, है ना। तो 389 सीट हुई, तो आप सोच लो कितनी जनसंख्या थी उतने टाइम, लगभग 38 करोड़ के आसपास जनसंख्या होगी उतने टाइम, है ना। तो एक सीट पे 10 लाख लोग को रिप्रेजेंट करेंगे। और सीट जो अलॉट हुई थी ना, सीट जो अलॉट हुई थी वो जनसंख्या के अनुपात में 3 समुदायों में हुई थी, मुस्लिम, सिख और जनरल, है ना। मुसलमानों और सिखों को छोड़कर सभी में, तो इनके बीच विभाजन किया जाना था, ठीक, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ ये थी, मुस्लिम, सिख, जनरल, जो जिस धर्म का होगा वो उसी धर्म के लोगों को चुनेगा, है ना। यानी प्रत्येक समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं उनको उसी समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रांतीय विधानसभा में चुना जाना था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर अब ये याद रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुनाव होते हैं फाइनली कितनी सीटों पर, संविधान सभा के चुनाव होते हैं 296 सीटों के लिए। कब होते हैं? जुलाई अगस्त 1946 में। भाई जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होंगे और 1946 में 296 सीटों पर चुनाव होते हैं, आपको ये याद रखना है। कब होते हैं? जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी कब? नवंबर 1946 में, चुनाव के बाद। ये आपको याद रखना है, पहले चुनाव कराया गया। अब 296 सीटों में ये आपको याद रखना है 208 सीटें मिली कांग्रेस को, 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को, है ना। मुस्लिम लीग को कितनी मिली? 73, और कांग्रेस को मिली 208, और बाकी 95 सीटें निर्दलीय जो उम्मीदवार थे उनको मिल गई। तो ये जरूर याद रखो, 208 कांग्रेस को, 73 मिली मुस्लिम लीग को, ठीक है। इसके बाद जो देसी रियासतें थी उनको 93 सीटें आवंटित हुई थी और उन्होंने संविधान सभा से खुद को अलग रखने का निश्चय लिया कि हम इसमें नहीं भाग लेंगे। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सभी थे, सभी धर्मों को जो है स्थान दिया गया था, पर इस कॉन्स्टिट्यूशन में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना ये नहीं शामिल थे, ये जरूर याद रखो। मतलब ये जरूर याद रखना, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये जो थे इसका पार्ट नहीं थे, ठीक है। संविधान सभा की कार्य प्रणाली की बात करें, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अगर बात करें, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने पहली बैठक करी। ये बहुत बार, हजारों बार इसको पूछा गया है। कब पहली बैठक हुई संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 की, लाखों बार पूछा गया। तो डेट एकदम रट लो, जैसे भी मैंने आपको डेटें बताई ना, ये डेट रूट करो। 1934 में पहली बार डिमांड, फिर 1935 में कांग्रेस ने डिमांड करी, 1938 में नेहरू जी ने डिमांड करी, 1940 में फिर क्रिप्स अगस्त प्रस्ताव आया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ये डेटें आपको याद रखनी है। फिर नवंबर 1946 में बनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और पहली जो मीटिंग हुई इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई पहली मीटिंग। पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, ये जरूर याद रख लेना। तो पहली बैठक हुई, मुस्लिम लीग ने क्या करा? बहिष्कार कर दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, इसलिए 211 ही सदस्य बचे। कितनों ने भाग लिया ये भी याद रखना जरूरी है, पूछ सकता है। 211 ही सदस्यों ने पहले सेशन में भाग लिया था। अब अगेन एक इंपॉर्टेंट थॉट जो आपको याद रखना है, जो सबसे ओल्ड मेंबर थे ना, बुजुर्ग मेंबर थे, पुराने मेंबर कह सकते हो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको बनाया गया टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष। अच्छा हमने ये फ्रांस में प्रथा चलती थी वहीं से लिया कि जो ओल्डेस्ट मेंबर होता था उसको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना देते थे, और जो परमानेंट है वो अपना, जैसे बाबूजी हैं घर में, बूढ़े बुजुर्ग हैं भाई, इनको क्या करा? टेम्परेरी हेड बना दिया। अभी ये हेड है, मेन हेड कौन होगा? पापा होंगे, है ना, क्योंकि जैसे ही वो जाएंगे फिर वो टेक ओवर कर लेंगे, वही प्रथा एक तरह से। तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कब कौन बनेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखनी है। परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऐसे ही दूसरा नाम आपको याद रखना है एच सी मुखर्जी का, जो कि टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, और वी टी कृष्णामाचारी ये बनते हैं टेम्पररी मतलब परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो क्या क्या आपने याद रख लिया? सच्चिदानंद सिन्हा इनका नाम रखना, ये टेम्पररी प्रेसिडेंट बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट प्रेसिडेंट, और टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामाचारी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें भाई, जो आज प्रियम्बल आप देखते हो ना, प्रियम्बल
वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही रिफ्लेक्शन है ना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया था नेहरू जी ने। करोड़ों बार ये सवाल पूछा गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ, तो 13 दिसंबर 1946। आपको ये डेट याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया कि उन्होंने मतलब ये बोला कि भारत का संविधान कैसा हो, एक अपने आइडियाज बताया कि भारत का संविधान ऐसा हो। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था एक तरह से, ठीक है, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये दो डेट जो मैंने आपको बताई अभी, एक ये 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक, और 4 ही दिन बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया था। ठीक है, और एक डेट ये भी याद रख लो, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है 22 जनवरी 1947 को सबने पढ़ के इसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ ठीक है, ये हमें अच्छा लगा। तो ये दो डेटें याद रखनी, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट हो गया। अब संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल लगे हैं और 11 बैठकें हुई हैं। लगभग इस दौरान हमने 60 देशों से भी अधिक संविधानों को पढ़ा, वहाँ से लिया गया है ना। और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ था। ठीक है, इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। कुल खर्च हुआ था 64 लाख रुपए उस टाइम। ठीक है, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, 11 बैठक हुई है, 60 देशों के संविधान का अवलोकन करा है, प्रारूप को तैयार करने में 114 दिन लगे हैं। ठीक है, और फाइनली 26 नवंबर 1949, ये डेट आपको याद रखनी है, जो कि 11वां सत्र था। कौन सा था? 11वां सत्र। इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करा, इस संविधान को अडॉप्ट कर लिया, और संविधान लागू कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, और 26 जनवरी 1950 से संविधान पूरे देश में लागू हो गया। तो आखिरी बैठक संविधान सभा की हुई है 24 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को 11वें सत्र सेशन में हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि हमने ले लिया संविधान, यही लेंगे, और 11वां सेशन था ये इसका। ठीक है, तो इस चैप्टर में फैक्ट्स हैं जो आपको मैंने पढ़ाए हैं, उसको एक कॉपी में नोट कर लो, वही फैक्ट लर्न करोगे, निश्चित ही बता रहा हूँ, वही ही पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो BN राव थे, BN राव ये बने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, यानी संवैधानिक सलाहकार है ना। ये बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन में अम्बेडकर दे देता है, जो आप उस पर टिक कर दो ना, कंफ्यूज नहीं होना अम्बेडकर से। संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव बने थे, बेनेगल नरसिंह राव, है ना। और 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आखिरी सेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, उस पर संविधान का लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, एक्सेप्ट करा 26 नवंबर 1949 को, जो प्रीएम्बल में ये डेट मेंशन भी है। ठीक है, अब ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे ही सवाल बहुत बनता है कि भारत ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ले ली, यानी कॉमनवेल्थ मेंबरशिप मिल गई मई 1949 में, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप। और 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया, यानी नेशनल फ्लैग को हमने कब अपना लिया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम जो है, जनगण मन, इसको हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। आखिरी सेशन था ये, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल सॉन्ग भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया, और जो राष्ट्रपति हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को चुना 24 जनवरी 1950 को। तो ये डेटें आपको याद रखनी है। संविधान, राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950, राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप मई 1949। अब संविधान सभा में UPSI के लिए आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है बस कि 15 महिलाएं थी। ये पूरे 15 महिलाओं के नाम आप नहीं भी याद कर सकते हो, पर हाँ पीसीएस वगैरह में ये 15 महिलाओं में से किसी का भी नाम पूछ सकता है, पर SI के लिए नहीं पूछेगी, ये मैं आश्वासित कर रहा हूँ आपको। जैसे एक बार देख लो ऊपर से, विजया लक्ष्मी पंडित हैं, राजकुमारी अमृत कौर थी, सरोजनी नायडू थी, सुचिता कृपलानी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला राय थी, जी दुर्गाबाई थी, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेल्यादून, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्क्रिनी, अम्मू स्वामीनाथन, ये मेंबर थे। ठीक है, वुमेन्स। तो ये भी थी ना कि भाई 15 महिला सदस्य भी थी। अब ये सत्र मैंने आपको बताया ना, पहला सत्र जरूर याद रखना 9 दिसंबर 1946 को, और आखिरी सेशन कब हुआ था भाई? टोटल 11 हुए ना, 11वां सेशन 26 नवंबर 1949 को, तब हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को छोड़कर पुनः बैठी, जबकि सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर कर लिए थे। लास्ट बैठक जो है, अगर पूछेगा आपसे, वो 24 जनवरी 1950 को हुई है। बाकी ऐसे जब हमने संविधान को एक्सेप्ट कर लिया, वो 11वें सत्र में करा था 26 नवंबर 1949 को। सारे सेशन नहीं याद रखने, टोटल याद रखो 11। पीसेट वगैरह के लिए कोई भी सेशन पूछ सकता है, पर इसमें नहीं पूछेगा आपसे। इसके बाद अब ये आपको याद रखना, संविधान सभा की बड़ी समितियां, जो 8 बड़ी समितियां थी, इनके जो सदस्य कौन थे, ये आपसे पूछ सकता है ना। 8 बड़ी समितियां, बस यही याद रखनी है। जैसे यूनियन पावर कमेटी, यानी संघ शक्ति समिति, तो शक्ति तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, तो ऐसे करके लिंक कर लो, जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो संघ शक्ति कमेटी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। संघीय संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। तो जहाँ यूनियन लगा, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये नेहरू जी के हाथ में थी। प्रांत यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी वो सरदार पटेल के हाथ में थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी।
प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर जी। कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो संघ शक्ति कमेटी के नेहरू, संघ संविधान समिति के भी नेहरू जी, और प्रणति समिति के सरदार पटेल जी, प्रारूप समिति के अम्बेडकर जी। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति के अध्यक्ष भी कौन थे आपके? इसके भी कमेटी जो थी ये 5 सब कमेटी में डिवाइड थी। इसके सरदार पटेल थे, है ना, सरदार पटेल, इसके भी याद रखना, सरदार पटेल। ठीक है, और यही कमेटी ऐसे भी पूछ सकता है कि ये कितने भागों में विभाजित थी? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति कितने भागों में विभाजित थी? तो 5 भागों में विभाजित थी, है ना। जैसे मौलिक अधिकार उप समिति, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। माइनॉरिटी सब कमेटी इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी हैं। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज यानी उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र गोपीनाथ हो जाएंगे। AV ठक्कर छोड़े गए, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के, और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र के हो जाएंगे कौन? गफ्फार खान। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना था। एक ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे इसके। प्रक्रिया नियम समिति कह सकते हो हिंदी में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति यानी स्टेट्स कमेटी, ये भी नेहरू जी देख रहे थे ना, तो नेहरू जी के पास 3 थी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी है। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी, और रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी भी राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, रटो इसको, पूछेगा ये प्रश्न। इसके बाद दूसरी कमेटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन थे भाई? जिसके चेयरमैन थे अम्बेडकर जी। और ये कमेटी बनी कब थी? ये डेट भी आपको याद रखनी है, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। ऐसे पूछेगा कि संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947। आज का दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चैप्टर को ही दे दो, नोट कर लो कहीं पे ये सारे फैक्ट्स जो बता रहा हूँ, और ये डाटा भी ले सकते हो पूरा हमारे नोट्स नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में 99 में पूरी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो 1947 को हुई, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें 7 सदस्य थे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें 7 सदस्य थे अम्बेडकर जी के हेल्प के लिए। कौन कौन? एक तो अम्बेडकर जी अध्यक्ष ही थे, N. गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, ऐसे करके रटो। क्या? B.R. अम्बेडकर हो गए, N. गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, N. माधवराव और T.T. कृष्णमाचारी, ये 2 लोग और, यानी टोटल 7। अब N. माधवराव जो थे, इन्होंने BL मित्तर की जगह ली थी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य नहीं सही था, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। T.T. कृष्णमाचारी जो थे, इन्होंने D.P. खेतान की मृत्यु हो गई थी, उनका स्थान लिया। नहीं तो पहले BL मित्तर और D.P. खेतान थे। तो क्या याद रखना है? अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपालास्वामी अयंगर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, N. माधवराव और T.T. कृष्णमाचारी। N. माधवराव ने स्थान लिया BL मित्तर का, और T.T. कृष्णमाचारी ने स्थान लिया D.P. खेतान का। ठीक है, बस इतना आपको ये याद रखना है। ठीक है, इतना आपको ये याद रखना होगा। इससे बाहर एक सवाल नहीं मिलेगा, मैं लिख के अपना साइन दे दे रहा हूँ, आशीष तिवारी, है ना, एक भी बाहर नहीं मिलेगा। तो बस इतना नोट कर लो, एक दिन लगेगा, पूरा याद हो जाएगा। और ऐसे ही पढ़ाऊंगा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कराऊंगा, एक सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं छूटेगा, इसकी मेरी गारंटी। बस लगातार फॉलो करें।